पिताहमस्य जगत माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्षाम यजुरेव च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम नेहा है और यह है मुंबई महाराष्ट्र से। बहुत सारे सवाल पर वो आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बात इजाजत हो आप लोगों की तो कहता हूं। आप लोग पता नहीं YouTube पे क्या क्या देखते रहते हैं, पर मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो बिल्कुल अच्छी है। आप लोग ना, मैं कुछ चैनल के नाम बताता हूं, इनको सर्च करिएगा लिख करके। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं थोड़ा इंतजार करके आपको बोल देता हूं। लिख लिया, उठा लीजिए, कॉपी और पेन ले आइए और लिख लीजिए, या फिर YouTube में इसे सर्च करिए और इन लोगों को सुना करिए। हो सकता है कि इनके जो चैनल हैं उनके माध्यम से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी प्रत्येक दिन, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, ज्योतिष के अलावा अतिरिक्त भी कई सारी चीजें होती है जो हमें बिल्कुल ही आवश्यक रूप से जानना जरूरी है। आमतौर पे ये लोग आपको बताते नहीं है, जो लोग हैं वो शायद चाहते हैं कि ऐसे ही खाली मेरी बात चलती रहे। नहीं, जो वास्तव में जानने लायक है, जिसको हमें जानने की और सुनने की आवश्यकता है, हमारे समाज को, सनातन धर्म को, उसकी आवश्यकता मैं बता दूं। सबसे पहले मैंने एक चैनल जो मैंने दूसरे अपनी आईडी से, जो एक मेरा और एक मैंने और आईडी बना रखी है, उससे जो है वो मैंने जो सब्सक्राइब किया हुआ है। ये चैनल है, अभी हाल में जो फिल्म आई थी, भी आई है, द कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर हैं उनका है, शायद उन्हीं का है, विवेक रंजन अग्निहोत्री नाम है, आई एम बुद्धा करके है। अभी मैंने इनको अभी जाना नहीं, पर अभी इनके मैंने कुछ जो है वो वीडियोस देखे और इनकी फिल्म के बारे में लोगों से जाना है, तो इनके चैनल को आप लोग जरूर देखा करिए। ये पहले मैंने पहले नंबर पे था, इस वजह से वो पहले बता दी। दूसरे नंबर पे जो है, मैं सबसे पहले नाम लेने से पहले ही कई बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और ये है इनका चैनल, ये जो चैनल है नाम है श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ, इस नाम से चैनल है। मैं इनके चरणों में यहीं से साक्षात 1000 बार गिर करके प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। इनके जो निकटस्थ लोग हैं उनसे मेरी पहचान बड़ी अच्छी है। इन तक तो अभी मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, दास अभी कभी पहुंच नहीं पाया है, पर निकट भविष्य में जरूर कभी अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन जरूर हो जाए। कोशिश लगा रखी है, देखते हैं कब इनसे जो है वो दर्शन इनके साक्षात हो सकते हैं। सामान्य जो है वो ये व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते, ऐसे परम पुरुष जो है वो कभी कभी ही इस धरा पे आते हैं। तो इनका चैनल आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, इनके कई चैनल हैं। दूसरे नंबर पे स्वामी राघवाचार्य जी हैं, इनके ये इस नाम से आपके चैनल आपको मिल जाएंगे। इन सब के सामने मैं हाथ जोड़ करके यूं खड़ा हूं और मुख खड़ा हूं, सिर्फ नाम बता रहा हूं, बोलने की स्थिति मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे नंबर पे मैंने जो चैनल सब्सक्राइब किया है, आप लोगों को बताना जरूरी है, भक्ति पथ के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। जो ठाकुर जी हैं, जो कथावाचक, उनके ही पुत्र हैं ये, सुपुत्र, जो इंद्रेश भैया के नाम से मैं कहता हूं। इनमें से मैं किसी से मिला नहीं, पर इन लोगों को मैं सुनता हूं। चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा दिव्य और भगवान शंकराचार्य के संरक्षक और भगवान शंकर के साक्षात अवतार, इनका चैनल है, नाम है गोवर्धन मठ पूरी। ये जरूर सुना करिए, और इनसे तो सलाह लेने के लिए नासा के वैज्ञानिक से लेकर के हमारे देश के कई प्रमुख संस्थान भी साक्षात जाकर के उनको जो है वहां सुनते हैं। इनको सुना करिए। चौथे नंबर पे ये बताया मैंने। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं, एक और चैनल है जिसे मैं हमेशा सुनता हूं। आप लोगों को याद होगा 90 के दशक में रेडियो पे वो आती, अभी भी आती है, रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। सुबह में आती थी, मेरे नाना जी सुनते थे, और शाम में भी आती थी, बनारस रेडियो स्टेशन से और पटना FM से। तो रामचरितमानस से ये चैनल है, आपको मैं बता दूं, रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, उस पर तुलसीदास जी की तस्वीर लगी है, उस चैनल के आइकन, ये चैनल। उसके बाद मैंने जो सब्सक्राइब किया है भक्ति लाइव के माध्यम, भक्ति लाइव नाम का एक चैनल है, आपको उसको भी देखना चाहिए, जहां से आपको कई जो मंदिर हैं वहां के साक्षात सामने से ही दर्शन हो जाते हैं।
उसके बाद जड़खोर गोधाम के नाम से आपको चैनल है, जिसको जरूर सर्च करना चाहिए और उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे कोई प्रमोशन वगैरह के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, पर मैं ये सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है और इस वजह से आपको बता, आप फालतू देखना चाहते हो देख सकते हो। 5वें नंबर पे मैंने जिसे आप लोगों को बताने का मन किया मेरा, सूर्यश्याम गौशाला। इसे जरूर समझना चाहिए और इसे जरूर देखना चाहिए, इधर उधर की चीजें। उसके बाद सत्संग नित्य प्रेम रसधारा, इस चैनल को भी जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। ये बड़े अच्छे अच्छे चैनल हैं जहां पे आपको बहुत दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यहां से आप प्रत्येक दिन बहुत ही अथाह ज्ञान के सागर में डूब सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। इतने सारे चैनल मैंने आपको बताए। अब उसके बाद एक और बता देता हूं जो कि जरूर सुनना चाहिए। धर्म सप्ताह, ये भी जो है वो मैंने मुझे बताया कि गुरुतुल्य, पूज्य गुरुतुल्य भगवत पाद, मैं क्या कहूं, कुछ भी ना कहूं, बस आप खाली सर्च कर लेना धर्म सप्ताह। ये कुछ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनको आप लोग, कई लोग तो सुनते भी होंगे, पर जो नहीं सुनते हैं उन लोगों के लिए बेहतर बनने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और जब भी हो तो हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। मेरे कार्यक्रम देखो ना देखो कोई बात नहीं, पर जिनका नाम लिया है इन्हें जरूर देखना। हाँ, मुझे मेरे व्यूज से मतलब नहीं है, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि निस्संदेह आप लोगों को इनको जरूर सुनना चाहिए। अगर घर का वातावरण खराब हो रहा हो तो ऐसे लोगों के दिव्य वाणी अगर हमारे घर के पर्यावरण में अगर वासित हो जाए तो निस्संदेह कल्याण हो जाता है। आइए अब अपने विषय पे लेके आता हूं। तो आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। अभी अभी मैंने इतने सारे चैनल के नाम बताए, उसको जरूर से जरूर सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। और खाली सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं, देखते नहीं है, तो देखा भी करिए। शुरू करते हैं। ये जो नेहा जी हैं मुंबई की, इन्होंने मुझे बात कही है, अभी मुझे निखिल जी बता रहे थे कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर जी आप द कश्मीर फाइल फिल्म जरूर देखिएगा। ऐसा क्या है फिल्म में? अभी मैंने देखा नहीं है, मुझे वक्त नहीं मिलता, पर देखता हूं, मेरे भाई साथ फिल्म देखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं पहले, उसके बाद इस पे जरूर गौर करूंगा। आइए नेहा जी, आपकी कुंडली यूं अध्ययन कर लेता हूं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मैं सबका सवाल देने का जो है वो, ऐसे तो आपके सवाल पढ़े हैं पर इतने सारे सवाल आपने लिखे हैं कि मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ सकता और आधा वक्त तो पढ़ने में ही निकल जाएगा। इस वजह से सबसे पहले आषाढ़ माह में आप जन्मे हैं। ये व्यक्ति को इरिटेटिव नेचर का बना देता है। व्यक्ति तुरंत ही इरिटेट हो जाता है और उसको तुरंत ही कोई चीज पसंद आती है और अगले ही पल वो उस चीज को नापसंद भी करने लगता है। ऐसा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ज्येष्ठ माह और आषाढ़ में ऐसे जन्मे हैं। क्रोध बहुत तीव्र है, पर आपके पास ये गुण भी है कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं और कैसे उसको प्रकट करना है, उसको कैसे नियंत्रित करना है। इस गुण को भी अगर आप विकसित कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। मैंने काम अच्छा किया है तो जरूर ही आप लोग बताइएगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये जितने चैनल के नाम बताए हैं, और जरूर उन्हें देखिएगा। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैं उन्हें देखता हूं और मुझे सिर्फ अच्छा लगा आप लोगों को बता करके कि इन्हें भी अपने जीवन में स्थान दीजिए। जो फालतू की बेवजह की चीजों पे आप लोग जो देते हैं वक्त, उससे बचने का प्रयास करिए और उन लोगों को वक्त न दो, क्योंकि उन लोगों के दिन अब एक बुद्धि के बल पे उन्हें लदने की बारी है। जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ही अपने जीवन में स्थान दीजिए। दक्षिणायन में जन्मे हैं आप, इस वजह से बिल्कुल ही आत्मबल की कमजोरी हो जाती है। व्यक्ति थोड़ा समझदार कम सा होता है, या ये कह सकते हैं कि आत्मबल की कमजोरी हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है व्यक्ति का। विशेष होता है, व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग में जो है वो विचारों के बनने और बदलने की प्रक्रिया बहुत तीव्रतम होती है। तुरंत बदल जाता है और बहुत से विचार बनते रहते हैं। ऐसा वर्षा ऋतु के कारण होता है। कृष्ण पक्ष में मंगलवार कृष्ण प्रतिपदा का जन्म, संतान उत्पत्ति में बाधाएं नहीं होती हैं और संतान श्रेष्ठ होती है। कृष्ण प्रतिपदा के जन्मे होने से चंद्रमा यहाँ पे शुभग्रह हो जाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष की प्रबलता बढ़ती रहती है और सब कुछ संतुलन में रहता है। कभी किसी चीज पे फोकस ज्यादा बढ़ जाता है, कभी किसी चीज पे कम हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। वो सबको बैलेंस बना करके चलता है। पर हाँ, व्यक्ति के मन में एक अंधेरेपन की स्थिति भी है। मन का एक कोना ऐसा है जहां अंधेरा भी छाया है, जहां तुरंत ही नैराश्य होने का भाव प्रबल होता है, निराशा भी आती है और कई बार उसमें आशाओं की एक अलग अलौकिक किरण भी, दिव्य अलौकिक किरण भी प्रकाशित हो जाती है। आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। शुक्र का यह नक्षत्र, जहां व्यक्ति की कुंडली में ब्रह्म योग और कौलवकरण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति ब्रह्म के निकट पहुंचने का संपूर्ण और सतत प्रयास करता रहता है। ये एक ऐसी विलक्षण बात होती है जहां ब्रह्म योग में जन्मे होने से व्यक्ति चहुमुखी देखना चाहता है, साक्षात ब्रह्मा की तरह, और ब्रह्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, परमात्मा में रचा हुआ, परमात्मा में बसा हुआ, उसको पाने की शक्ति और उसके अलौकिक प्रेम में अपने आप को निमग्न करना चाहता है। शुक्र के नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो भोगी भी है और योगी भी है। उसके पास अनुभव की कमी नहीं है और वो समझदार भी है, अनुभव से भरे पड़े हैं, दूसरों की गलतियों से सीखने वाला और दूसरों की गलतियों को देख करके सीख करके उसे दोबारा दोहराने की स्थिति में व्यक्ति नहीं होता है। ये गुण आपके अंदर हो सकते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आप क्रोधी भी हैं, जल्दी ही जिद पे आ जाती हैं, जल्दी ही उग्र हो जाती हैं और उतारू भी हो जाती हैं। ये बात भी दिखती है। पंचांग अच्छा बना है, थोड़ा और अच्छा बन सकता था, जैसे दक्षिणायन में जन्म। आपके अंदर इस बात की बहुत ही अच्छी स्थिति है कि आप क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और चीजों के बारे में एक ही बार में जजमेंटल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उसको आसानी से पढ़िए, पकड़िए, फिर जाकर के अपने आप को मजबूत करिए, अपने अंदर रोशनी को जागृत करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सोशल बनाइए। क्लियर है? अब आपको मैं आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जो मूलतः यहाँ कुंभ, ये जो राशि है 8वें भाव की है, जो लग्न में बनी है। और ये भाव कैसा है एक बात बताता हूं। 8वां भाव जो होता है वो स्वप्न का होता है। 8वां भाव सोचने का होता है, आपके कैपेसिटी का होता है कि दरअसल आप कितने अंदर, आपके अंदर क्षमता है। कार्य क्षमता की बात नहीं कर रहा, सोचने, समझने, तर्क, वितर्क, कुतर्क, किसी भी चीज की गहराई तक समझने की बात और उसकी सहने की, जो उसको समझने की जो क्षमता है, उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर कितना है। तो ये सब वृश्चिक लग्न वालों में बड़ा होता है। मैंने क्या बात बताई थी कि वृश्चिक मतलब बिच्छू, जिसके शरीर पे 27 नहीं 32 नेत्र होते हैं और वो अपने शिकार पे हमेशा दृष्टिपात करता रहता है। डंक मारने की प्रबलता ज्यादा और बिल्कुल ही आतुरता होती है बिच्छू में। और इतने विख भरे होते हैं वृश्चिक लग्न के लोग, बड़े ही सूक्ष्म काम करते हैं, बहुत ही अन्वेषक होते हैं, तीव्र विचारधारा से और बहुत ही राजनीतिक अच्छे पदों पे जाकर के विभूषित हो जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वृश्चिक लग्न है और देख ही रहे हैं उनके कार्य करने की शैली कैसी है। अद्भुत काम और अद्भुत क्षमता, और उसे उनके बारे में तो कुछ भी मैं यहाँ नहीं कहूँ। तो ये बात है वृश्चिक लग्न की स्थिति। दूसरे नंबर पे वृश्चिक लग्न वाले जो लोग होते हैं, वो मैंने क्या बात बताई थी, न्याय उनके साथ होता है पर वो अपने चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग होते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहुत ही गंभीरता से विचार करने वाले, बहुत ही सजग होकर के किसी भी समाज को आगे लेकर के चलने की भूमिका में होते हैं। उनके ऊपर दारोमदार दिया जा सकता है पर वस्तुतः वो फ्रंट पे कई बार नहीं होते, उनके पीछे कई लोग होते हैं या वो स्वयं कई बार पीछे होकर के काम करते हैं। वो किसी दूसरे को दिमाग देते हैं और कई बार बहुत मजबूत स्थिति रही ग्रहों की, तब जाकर के वो फ्रंट पे आकर के लड़ते हैं। दूसरे नंबर पे उनको समाज का साथ मिला होता है और वो बहुत ही तीव्र अन्वेषक की भूमिका में उपस्थित होते हैं समाज में। वो दरअसल ड्राइंग तैयार करते हैं, पेपर वर्क उनका बहुत अच्छा होता है। गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे कैसे काम करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ढांचा कैसे तैयार करना है, रिसोर्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है, चीजों को कैसे समझने की जो समझ विकसित करनी है वो कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, जो बेस मॉडल बनता है वो वृश्चिक लग्न वाले बहुत अच्छा बना सकते हैं। इनके पास जैसे होता है ना, भवन बनाने वाला जो एक मिस्त्री होता है, लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है, जो सिविल इंजीनियर होता है, वो आर्किटेक्ट वो कैसे जो कागज पे नक्शा बना दे, छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाले, बहुत ही सूक्ष्मता से किसी भी काम को करने वाले और गलतियां नहीं करने वाले होते। कानून में नियम बना देते हैं, कानून का पालन करना नहीं जानते।
खुद के लिए उनके पास कोई कानून नहीं होता। वो बस इस बात में भरोसा करते हैं कि हाँ, नियम में सबको रहना चाहिए, पर वो खुद के लिए नियम कभी भी नहीं बनाते। वो शासक के बिल्कुल, वो मंत्री होते हैं, वो मंत्री नहीं होते, वो सेनापति होते हैं। मंत्री तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, धनु राशि, मीन राशि, पर ये जो है वो सेनापति है। और वस्तुतः वो खुद को युद्ध के मैदान में या जीवन के मैदान में खुद को बहुत ही प्रतापी समझ लेते हैं और होते भी हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों में छोटी छोटी बातों पे गौर करना, साबुन जहां उठाएंगे वहीं रखेंगे, बोतल जहां से उठाएंगे वहीं रखेंगे, तलवार की धार प्रत्येक दिन तेज करते रहते हैं, बुद्धि की धार हमेशा तेज करते रहते हैं कि कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए। अपनी उम्र से ज्यादा ये अनुभव रखने वाले और अपने उम्र से ज्यादा बड़े बड़े और बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे करने वाले तर्क रखने वाले होते हैं। इनके पास ऐसी दिव्य क्षमता होती है जो किसी भी चीज को बहुत ही आराम से समझ लेते हैं और तुरंत ही उसका एक अलग प्रारूप तैयार कर लेते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिख सकते हैं, खोजकर्ता, विश्लेषणकर्ता, अन्वेषणकर्ता और मोटे से लेकर के महीन काम तक, जो जैसे होता है ना, जो सुई से लेकर के पहाड़ तक का काम, ये सब कर सकते हैं। दिव्य कार्यशैली और कार्यक्षमता से युक्त ऐसी स्थिति होती है। ये तो बड़ी बड़ी चीजें बता दी मैंने, और आगे भी बताऊंगा। तो ये इतनी सारी चीजें, स्वप्न देखना, स्वप्न पे खोज और चीजों को मंथित करके उनको उनके सामने से चीजें बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करने की जो एक विलक्षण प्रतिभा होती है। और राशि जो बनी है वो बनी है धनु राशि। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कलम तो चल ही नहीं रहा। तो धनु राशि बनी, इसके अधिपति गुरु इसे देख रहे हैं, और राशि का अधिपति, ध्यान से समझिएगा, राशि के जो अधिपति बने हैं वो राशि से पंचमस्त और जन्म कुंडली में शनि के साथ, जो इस कुंडली में चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होते हैं। ध्यान से समझिए, यहां से नौकरी में जाने का योग दिख रहा है, और वस्तुतः सूर्य अष्टम में नहीं बैठे होते तो यह बात और भी ज्यादा प्रबल हो सकती थी, नौकरी मिलने वाली। और दशम के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में चतुर्थ के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं। सूर्य को शनि ने देखा है, तो सूर्य पे सुख भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार पराक्रम का परिणाम देर से मिलता है या चीजें छूटती छूटती जाती हैं। मतलब काम रुकता रुकता सा रहे या नौकरी छोड़ने की मजबूती बढ़ती रहती है, या कई बार परिस्थितियां जो है वो बदलती रहती है जिसके कारण नौकरी में दिक्कतें आती हैं, या कई बार व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर सा होता है। मैं बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हूं आज, और आराम से आपसे बात करना चाहता हूं। गुरु के साथ बैठने होने के कारण, अब जरा गौर से समझिएगा, तो तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ साथ गुरु इस कुंडली में कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होने के कारण इन दोनों की युति, चतुर्थ और पंचम के अधिपति का एक साथ बैठना, जहां शनि नीच की राशि में बैठे हैं जिसका नीच भंग नहीं हो रहा है, लेकिन लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल 12वें गए, वहां से तृतीयस्थ चंद्रमा और धन भाव में धनु राशि का निर्माण, जहां से पंचमस्त गुरु ऋण भाव में। यहां से यह इशारा निकलता है कि व्यक्ति धन के कारण कई बार समस्याओं में जा सकता है। लग्न के अधिपति 12वें बैठ करके गुरु को देख रहे हैं जो कि पंचम के अधिपति, और शनि को देख रहे हैं जो कि चतुर्थ के अधिपति हैं। यानी कि लग्न, चतुर्थ, पंचम, इन सबका संयोग बना, इन सब ने एक दूसरे को देखा है। तो लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, और लग्नेश खुद जो हैं वो गुरु और शनि दोनों को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन लग्नेश के बाहर जाने के कारण, चंद्रमा के धन भाव में अकेले होने के कारण, और गुरु के जन्म कुंडली के छठे भाव में होने के कारण, सूर्य के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में होने के कारण कुछ कमजोरी भी बनेगी। अगर वहीं शनि नीच के नहीं होते तो व्यक्ति शारीरिक रूप से एक्टिव हो जाता, लेकिन चूंकि शनि अष्टम में देख रहे हैं तो व्यक्ति को आयु तो दे रहे हैं, पर मेहनत करने के बाद व्यक्ति को नौकरी मिलती है, और चतुर्थ भाव के अधिपति जो कि शनि, जहां 11 नंबर लिखा है, वो छठे में जाकर के सूर्य को देख करके योग कारक स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। चतुर्थ और दशम के अधिपति का एक दूसरे को देखना, या चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम के भाव के अधिपति को देख लेने से एक अलग तरीके से व्यक्ति को सरकार का और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में सुख का, समृद्धि का, इन सबका एक अच्छा योग बनेगा, थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ, और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि लग्नेश के ऊपर अगर गुरु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति तकनीकी जानकार या तकनीकी साझेदारी से अपना कोई भी काम कर सकता है। और साथ ही साथ अगर लग्नेश के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु जैसे ग्रह का बलवान
होकर के देखना होता है। सामान्यतः ये सम राशि के हो जाएंगे क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं और गुरु नीच के शनि के साथ बैठे हैं। सामान्य सम एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो सामान्यतः इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, तो उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और शुभ ग्रहों का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। और वहां जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र का है, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं और अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, जिसके अधिपति केतु जो जन्म कुंडली में है वो इस भाव से व्यक्ति को सामान्यतः मित्र की राशि में बैठ करके गुरु के बल को वृद्धि ही देंगे, कमजोर नहीं करने देंगे। लेकिन लग्नेश के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि से कई प्रकार से लाभ भी मिलेगा, पर व्यक्ति थोड़ा आलसी जरूर हो जाएगा। ये बात कही जा सकती है। और वस्तुतः ये ऐसा 12वें यहाँ पे शनि के नीच के होने के कारण ऐसा हो सकता है। मंगल का प्रभाव शनि पे, शनि का प्रभाव मंगल पे, व्यक्ति को गलत कंपनी मिल जाती है। इनके शिकायत करने वाले लोग काफी हो जाते हैं। काफी आप अच्छे हो, वृश्चिक लग्न के हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझदार और समझदारी की भूमिका में रखने वाले अपने आप को खुद को होते हैं लोग, पर वस्तुतः इनके लोग जो होते हैं इनके अपने ही लोग इनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है। सबसे अच्छी बात होगी कि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे त्रिकोण में बैठा है। छठे भाव में नहीं बैठे होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। और लेकिन ये अच्छी बात है कि वो पंचमस्त बैठे हैं और साथ ही साथ उसको देख भी रहे हैं। इससे राशि को बल मिलेगा और चंद्रमा को भी बल मिलेगा। मंगल पे दृष्टि, मंगल को बल मिलेगा अच्छाई के लिए, मतलब धर्म। अब मन को भी धर्म के कारक गुरु ने देख लिया। और व्यक्तित्व जो कि लग्न होता है वो आप स्वयं हो, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यवहार, आपके विचार, आपके उठने बैठने के सलीके, आपके गुण अवगुण, वो सब पे गुरु का और शनि का प्रभाव। व्यक्ति को प्रैक्टिकलिज्म, व्यक्ति को निर्विवाद होना, निर्वैर होना, किसी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये सब चीजें जीवन में सामान्यतः संतुलित होकर के आगे बढ़ती रहती हैं। इस कुंडली में चंद्रमा का लग्न से आगे बैठना यह बहुत अच्छी बात, पीछे मंगल का बैठना ये ठीक ठाक है। व्यक्ति अगर जन्म स्थान पे रखे तो बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि गुरु देख रहे हैं पंचम भाव के अधिपति, और ये जो केंद्र में राशियां बनी हैं वो बहुत ज्यादा दूर जाने का इशारा नहीं कर रही। अगर आपका मन कमजोर है तो उसके पीछे का कारण मंगल 12 में। अगर आपके काम में रुकावटें आती, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उसके पीछे की शिकायत ये हो सकती है कि आपकी कुंडली में केंद्र खाली है, ऐसा संभव है। और इसी के कारण ऐसी चीजें ये बोल रही हैं। लिखा है इन्होंने कि मैं दिन भर कमरे में रहती हूँ और कहीं भी मुझे बाहर निकलने में बड़ा डर सा लगता है, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैंने खुद को जो है वो बहुत ही नियम के और नियम में बांध करके रखा हुआ है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ये चीजें मैंने जीवन को अभी इस तरीके से जिया है। अब 1999 की है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र और बुध का जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठना, जहां के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा का धन भाव में जाना, धन और धर्म के कारक गुरु की दृष्टि और धर्म भाव से गुरु का केंद्र में होना, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, गुरु, संत, पितर, देव, मंत्र, यंत्र, रत्न, तंत्र, ये सब का सहयोग व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में शनि जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को ज्योतिषी भी बना देते हैं और व्यक्ति ज्योतिष विद्या में जानकार और महारत हासिल करने वाला हो जाता है। उसके काम ऐसे जगहों से हो सकते हैं जहां पे जैसे सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार नौकरी हाथ में आकर के या कई बार नौकरी मिली हुई छूट जाती है। पर हाँ, निस्संदेह उसके पास ज्ञान की स्थिति कमजोर नहीं है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठे में जाना और शुक्र और बुध राहु के साथ व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा समझदार और छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाला बना देंगे। उसके अन्वेषण करने की जो क्षमता होती है, अन्वेषण करने का गुण होता है वो बहुत ही दिव्य होता है और बहुत ही मजबूत होता है। राहु का शुक्र के साथ बैठना कभी कभी काम का आवेग बढ़ता होगा और राहु का बुध के साथ बैठना व्यक्ति को सूक्ष्म अवलोकन करता बना देता है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बुद्धिमान और यशस्वी और साथ ही साथ व्यक्ति को नारायण का भक्त ऐसा बना सकते हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बैठे अश्विनी नक्षत्र के, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा के, ये बात बहुत अच्छी है। शुक्र बहुत बढ़िया बैठे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। अश्लेषा में बैठे होने के कारण व्यक्ति को बुद्धिमान और व्यक्ति को तार्किक बना रहे हैं। शुक्र बुध और राहु का एक साथ बैठना, कर्क राशि यहां बनेगी। इस चंद्रमा की ये जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है इसमें गुरु, चंद्रमा और सूर्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध भी मारक हो जाते हैं और अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते। पापी भाव के अधिपति होने से पाप ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। और अगर वो कई बार जीवन में बुध की दशा जब चले
तो कई बार परेशानी भी आती है छोटी मोटी, भाग्य में अवरोध के कारण बनते हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर के वो बैठे हैं। हालांकि वो भाग्य में बैठे हैं तो वहां पे कोई भी बैठा ग्रह अच्छा ही परिणाम करता है, खराब नहीं है। वो भी अपने स्थिति में आपको धार्मिक और आपको प्रबुद्ध, आपकी वाणी का लाभ और आपके पास भवन भूमि वाहन इन सब चीजों का सुख बढ़ा देते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर आप लग्न की चर्चा करते हैं तो 12वें जाना ये थोड़ी से कमजोर और व्यक्ति को खुद से दूर कर देता है, या बहुत ही ज्यादा व्यक्ति सिमटा हुआ महसूस करता है। लग्न के ऊपर ये बात मैंने देखी कि किसी भी ग्रह की स्थिति नहीं है, लेकिन राहु देख रहे हैं नीच की दृष्टि से, इस वजह से व्यक्ति की डिपेंडेंसी कई बार बढ़ जाती है माता पिता के ऊपर और व्यक्ति कंफ्यूजन में रह जाता है। इस चीज से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, सोशल और भी बनना होगा। धन भाव में चंद्रमा का बैठना, जिसपे गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गौरव और मानसिक शांति, ये सब ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर व्यक्ति कई बार अपने आप से डरा हुआ होता है और कई बार वो सफोकेट महसूस करता है, मतलब उसको डर सा लगता है बाजार से बाहर निकलने से, लोगों के विरोध से, कि मेरे बारे में कोई कुछ कह ना दे, कि मैं किसी के सवालों का उत्तर दे ना पाऊं, कि मुझे कुछ बोल देगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि कौन क्या करता है। ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें व्यक्ति को तुरंत ही प्रभावित कर देती हैं। किसी को बोल दिया अगर उटपटांग तो उसके बारे में महीनों सोचता रहे, चीजें मेमोराइज होती रहती हैं, वो चीजें छूटती ही नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं। मुझे बताना आप कि मैंने आपके बारे में कितना सही बताया है। पराक्रम भाव के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति का छठे में जाना, ये व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन के तरीकों को कमजोर करता है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं, देने से बचना चाहिए, आप लेने से भी बचना, लेन देन का काम आपको सूट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि ना तो आप ले सकते हो ना तो आप दे सकते हो, ये चीज है। पर हाँ, आपके वाणी में और आपके चेहरे में एक अजब और अलग तरीके का सौंदर्य है जो सबको प्रभावित कर सकता है, और आपके तरीकों से सब कोई आसान हो सकता है। आप बेहद इमोशनल हो सकते हैं, किसी भी चीज से दिल से जुड़ जाते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसे थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं। सूर्य अष्टम में और लग्नेश 12 में, ये ठीक नहीं होता। व्यक्ति के साहस, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति के पराक्रम, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति के इमोशन को अनकंट्रोल्ड या कमजोर करते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में जाना और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठना, जहां केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा लेंगे, लेकिन चूंकि लग्नेश के परम शत्रु या सामान्य मित्र नहीं होते बहुत अच्छे, तो उस कुंडली में जब शनि की स्थिति जन्म कुंडली के पंचम भाव से होगी तो थोड़े से मंद, यानी कि यश, गुरु की दशा का लाभ कमजोर, गुरु की दशा में सामान्य लाभ, और शनि की दशा में व्यक्ति को जीवन में मंद होने की स्थिति, या व्यक्ति जो होता है वो आलसी, एक्टिव कम होता है, दिमागी रूप से एक्टिव होता है पर शारीरिक रूप से, इन्होंने लिखा भी था कि मैं पूजा पाठ के लिए बहुत मेरा मन करता है पर मैं शारीरिक रूप से नहीं कर पाती, मन से हमेशा सोचती हूँ। ऐसा कोई भी वार नहीं है जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। माता पिता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा पुत्र कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं है। आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु के ऊपर पाप ग्रह शनि का प्रभाव है, मंगल भी देख रहे हैं, इस भाव पे राहु की दृष्टि है, ऐसे जरूर ही योग बनते हैं। पर मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में अगर मंगल 12 में है और गुरु छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है वो थोड़ी कमजोर है। इस वजह से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जिस व्यक्ति को परखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, उसी से विवाह के बंधन में बंधिएगा। क्लियर है ये बात। पंचम भाव की स्थिति छठे में जाने से पुत्र वियोग, पुत्र से दूर या पुत्र से वैचारिक मतभेद, या कई बार प्रेम जितना मिलना चाहिए आस पड़ोस के लोगों से उतना नहीं मिलता, या कई बार व्यक्ति उतनी पहचान बनाने का प्रयास ही नहीं करता, अपने आप में सिमटा हुआ रहता है जितना वो चाहता है, बस उसको उससे ज्यादा नहीं चाहिए। छठे भाव के अधिपति इस कुंडली में लग्नेश ही होते हैं, और एक बात बता दूं तो वस्तुतः लग्नेश ही अगर छठे भाव के अधिपति होते हैं तो ये अच्छी बात भी होती है, पर वृश्चिक लग्न के लिए थोड़ी कमजोर भी हो जाती है। और वस्तुतः अगर वो छठे भाव को देखेंगे और गुरु वहां बैठे हैं शनि, तो अनुभवों से अपने जीवन के परिस्थितियों को समझिए और उसको पॉइंट पे लाने का प्रयास करिए। आप पहले वास्तव में चीजों को समझना होगा, तब जाकर के उसके बारे में कोई एक निर्णय लेना होगा। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण अगर जब भी जीवन में होता हो तो हमें उनको स्टडी करना चाहिए और उसको भविष्य से तालमेल बिठा करके तब उसके बारे में एक निर्णय अभी वर्तमान में लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये गुण आपके अंदर है, पर हो सकता है कि वो थोड़ा कमजोर हो, क्योंकि गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं तो वो थोड़ा पजल्ड हो जाता है इस कारण से। वस्तुतः है आपके पास विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप, इसमें कोई भी कमजोरी नहीं है। जन्म स्थान से दूर जाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर मन करे तो आप निकल जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं जाना। दोनों ही चीजें कहूंगा, लेकिन हाँ, नहीं जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, जो शुक्र है वो आश्लेषा में बैठे हैं, बुद्धिमान और आपको धार्मिक बना रहे हैं, अनुभवों का मालिक
और आपको कई बार बेहद ही खर्चीला और दूसरों के लिए खर्च करने वाला, दान पुण्य, सामाजिक क्षेत्रों में आगे और अव्वल होकर के नाम कमाने का प्रयास करने वाला बना देते हैं। ये बात यहाँ तक। सप्तम भाव पे अगर गौर करें तो सप्तम भाव के अधिपति शुक्र राहु के साथ और बुध के साथ बैठे हैं। ये भाव जो है वो शुक्र, बुध और राहु, ये तीनों का एक साथ बैठना कई बार दाम्पत्य को कमजोरी में भी लेके जा सकता है। इस वजह से ही मैंने बात कही थी कि जब तक अच्छे तरीके से किसी चीज को समझिएगा नहीं, तब तक चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती हैं। तो आपको ये निर्णय बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, अपने दैनिक आय को लेकर के और अपने प्रत्येक दिन के जीवन और जीने की शैली को ध्यान से रखने के और जीने के आवश्यक गुण आपके अंदर विकसित होने की आवश्यकता है। हालांकि वो चीज आपके अंदर है, पता नहीं आपने उसको कितना जागृत किया है, और आप आलसी भी होंगे, ये बात मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं। ये ठीक है, पर एक तरीके से ठीक है, वो कई तरीके से ठीक भी नहीं है। शुक्र के साथ राहु का जाना व्ययी बना देता है। अब वो किसी भी तरीके का व्यय करे, उसके बाद भाग्य का व्यय हो, प्रत्येक दिन के जीवन में जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नियमित नहीं होने का व्यय हो, अनुशासनहीन होने का व्यय हो, नियम कानून में न बंधने का व्यय हो, आप किसी के भी चंगुल में रह करके नहीं जी सकते, स्वतंत्र आप जीना चाहते हैं, अपना काम खुद करना चाहते हैं, अपने काम में किसी का हस्तक्षेप आपको बर्दाश्त नहीं है, और किसी का ऑर्डर आपको फॉलो करना बड़ा अच्छा नहीं लगता है। अपने हिसाब से उठना, काम करना, सो जाना, ये चीज आपको कई बार पीछे भी धकेल रही है। किसी नियम में आइए और उसको फॉलो करिए। अष्टम भाव में सूर्य का बैठना, ये कई बार मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सफलता देती है, और ये व्यक्ति को सही वे नहीं देता और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस भाव से तृतीयस्थ मंगल का बैठना, आपके पास बल है, साहस है, पराक्रम है। और अगर अष्टम भाव के अधिपति को देखें तो भाग्य में गए हैं, जो कि शुक्र के साथ बैठे हैं, तो अष्टम और सप्तम के अधिपति का यहाँ बैठना कई बार दाम्पत्य में कमजोरी भी दे सकता है। वस्तुतः भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो आपसे जिसकी शादी होगी, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो लग्न है और जो मंगल है और जो गुरु है, इन लोगों का संबंध थोड़े थोड़े कमजोरीपन के साथ ही सही पर अच्छा दे रहा है, क्योंकि नवांश कुंडली में शनि उच्च के यहीं हो जा रहे हैं, और जो सप्तम के अधिपति हैं, पीछे बुध और चंद्रमा। आप थोड़े बहुत ज्यादा भौतिकवादी नहीं हो सकते, आपने जैसा लिखा था, और कई बार आप रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं रखते, थोड़े ढूल मूल से हैं। तो भौतिकीय जो आधार है आपका जो जीने का, वो थोड़ा कमजोर सा हो सकता है। मतलब वस्तुतः व्यक्ति जो है वो निर्वैर है, और ऊपर उसके जो एक होता है ना भौतिकीय धरातल से उठ करके उसकी जो मानसिक उन्नति है वो परमात्मा की तरफ ज्यादा है और भौतिकवादिता की तरफ कम है। लुंज पुंज से जीते हैं आप कई बार, मतलब जीवन को लेकर के नहीं कह रहा, संबंधों को बूंदने को लेकर के कह रहा हूं। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा किसी को तवज्जो नहीं देता है और परमात्मा की शरणागति धारण करना चाहता है, उनसे अपना संबंध बनाना चाहता है, उनके साथ जो है वो साक्षात्कार उनका करना चाहता है, उनसे मोक्ष प्राप्त करने। मंगलवार रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि, ये बहुत अच्छी बात है, शनि की दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है। इस भाव से केतु और 12वें भाव के अधिपति पे केतु की दृष्टि है, ये आपने सवाल पूछा था मोक्ष वाली बात, ये हाँ की तरफ बढ़ रहा है, ये बात क्लियर है। भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना, महाधनी योग, धन की समस्या तो आपकी कुंडली में वैसे भी नहीं है, मैं ये बात बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, गारंटी है, क्योंकि यहाँ भी सूर्य और शनि, यहाँ शनि उच्च के, यहाँ शनि उच्च के, यहाँ शनि नीच के, जिनका नीच भंग प्रत्येक वर्ग चार्ट में होता दिख रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सुखेश नीच के हैं और वो कम से कम अगर इस कुंडली में कारक नहीं होते तो ठीक ही है, पर यहाँ पे वो जाकर के उच्च के हो जाते हैं, मारक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये अगर यहाँ पे उच्च के हुए हैं तो ठीक समझूंगा मैं, क्योंकि केंद्र में आकर के हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ आपको सरकार से भी लाभ मिल सकता है और कई बार आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे भी हो सकते हैं। पर मैं जो समझता हूं कि व्यक्ति को खुद का काम ज्यादा बढ़िया रहेगा, खुद का काम कर लेना चाहिए। पढ़ाने का गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है, छोटी छोटी बातों को बारीकी से समझने का गुण मैंने पहले ही बताया, वो आपके अंदर बहुत अच्छा है। मेहनती आप हैं और आपके पास कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव के अधिपति इस भाव से पंचमस्थ और नवम पंचम के संबंध में, और मंगल ने बुध को देखा है। यह शिक्षकीय गुणों का रखने वाला और आईटी के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाला बना देते हैं। अगर ऐसे कोई आपने ऐसे किसी शिक्षा से आपने अपना संबंध बना करके रखा है तो निस्संदेह उसको आगे रखने की बात है, आप कर सकते हैं। एकादशवें भाव के बारे में अगर बात करूंगा तो यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम अपने भाव से पंचमस्थ नवम के ग्रह के साथ बुध और शुक्र एक साथ राहु के साथ बैठे हैं, जहां व्यक्ति तीव्रता से और गहन चिंतन करने वाला हो जाता है। ये बात भी दिखती है, स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है।
एकादशवें भाव के अधिपति से गुरु का केंद्र में होना, ये एकादशवें भाव के बल की वृद्धि करेगा। एकादशवें भाव से चतुर्थस्थ मंगल जैसे ग्रह का बैठना, ये इस भाव को कमजोर भी करेगा। मतलब दोनों ही चीजें साथ साथ हो रही हैं। उस पर केतु का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी और अपनी दशाओं में कई बार कम पैसों पे नौकरी करने वाला, भाग्य का लाभ, लाभ का और भाग्य का जब संयोग बने, लाभ और सप्तम का जब संबंध बने, तो व्यक्ति के विवाह और वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे होते हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं होती। पर अगर कोई भी समस्या होगी तो केंद्र के खाली होने के कारण होगी। क्लियर है? वस्तुतः गुरु यहां बैठे हैं, ये ठीक होगा। गुरु यहां मंगल को देख रहे हैं, यहां भी शिक्षकीय गुण आपकी कुंडली में देख रहा हूं। और पति जो है वो बेहतरीन है, अच्छा है, वो नौकरी पेशे वाला हो सकता है। विवाह के लिए धनु राशि के लोग और कर्क राशि के लोग, आपकी कुंडली के हिसाब से 6 अंक बहुत अच्छा रहे। मीन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, ये राशियां आपके लिए अच्छी होंगी। पर अच्छी कौन सी राशि नहीं होगी? धनु, मेष, सिंह और तुला, ये अच्छे नहीं है। मिथुन से भी बच के रहिएगा। बुध की दशा में कमजोरी मिल सकती है। अभी चंद्रमा की दशा है, आराम से 2026 तक चलते जाइए। और मैं समझता हूं कि इस दौरान कोई भी बड़ा काम हो सके तो उसको करने का प्रयास करिए, ये सीधी सी बात है। मंगल षडबल में सबसे ज्यादा बलवान है। नवांश कुंडली में मंगल जो बैठे हैं वो बैठे हैं बहुत बढ़िया बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, अपनी राशि के हो रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है। शनि उच्च के, मंगल स्वग्रही, बुध जो है वो चंद्रमा के साथ और बुध स्वग्रही, उसके बाद शुक्र उच्च के। नवांश कुंडली में कितने सारे ग्रहों का प्रभाव, शुक्र बढ़िया, गुरु का पंचम भाव को देखना, गुरु और मंगल का एक दूसरे को देखना, सप्तमेश का उच्च का होना, बुध और चंद्रमा का, जहां बुध स्वग्रही, चंद्रमा जैसे ग्रह लग्नेश और तृतीय भाव के अधिपति का बैठना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, पति का भी और आपका भी। और सूर्य राहु पापकर्त्री लगा रहे हैं, हालांकि सूर्य पापकर्त्री नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि वो होते शुभग्रह ही है, उनका नेचर खराब नहीं होता, इस वजह से हम इसे खराब नहीं कहेंगे, ये अच्छी बात होगी। यहाँ भी सूर्य आगे बैठे हैं, यहाँ भी सूर्य आगे बैठे हैं, यहाँ भी सूर्य जो है वो नीच के हो जा रहे हैं, पर उनका नीचभंग शनि कर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और वस्तुतः नवमांश और दशमांश एक ही लग्न का बना, और यहाँ का जो भाग्य भाव का अधिपति है वो आपकी कुंडली का नवांश का लग्नेश बन रहा है, और लग्न के जो अधिपति है मंगल, वो नवांश कुंडली में अपनी राशि के हो जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में वो मंगल अपनी राशि के हो जा रहे हैं, इस वजह से मंगल के पास बल ज्यादा होगा। मंगल की दशा, सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी। पर इस कुंडली में कमजोर हो सकते हैं कि शनि की दशा थोड़ी कमजोर जाए। वस्तुतः आपकी कुंडली में वो भी उच्च के होते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी कमजोर नहीं है। आप अगर ठीक हैं तो दशाएं कमजोर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो आपके कर्म पे ही आधारित होते हैं। नक्षत्रों के आधार पर विशाखा का नक्षत्र बना लग्न में, और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा के, शुक्र का प्रभाव, तो शुक्र और गुरु और विशाखा नक्षत्र जो है वो वस्तुतः 2 डिग्री का लग्न लेकर के बैठा है। इस वजह से मैं समझता हूं कि आपको जिन चीजों पे क्रोध करने की आवश्यकता है उसी पे क्रोध करिए, जिन चीजों पे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है उसे मत करिए। जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसके बारे में कोई एक अपनी राय रखिए। मैं जहां तक समझ रहा हूं, मंगल अपने नक्षत्र में है, दूसरों पे खर्च करने से पहले अपने बजट को भी देखना चाहिए। और कई बार आप उत्तेजित होकर के दान दे देते हैं, या फिर कई बार आप उत्तेजित होकर के कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसपे बाद में आपको अफसोस भी हो सकता है। ये बात भी कहता हूं, ये आपकी कुंडली थी। वस्तुतः इस कुंडली में धर्म अच्छा है, इस कुंडली का अध्यात्म अच्छा है, इस कुंडली का पंचम भाव थोड़ा बहुत कमजोर है, इस वजह से जो एजुकेशन और जो शिक्षा या फिर जो मेहनत करने के बाद परिणाम मिलना चाहिए वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी, यहाँ के लिए सामान्यतः अच्छी होगी, लेकिन लग्नेश है इस वजह से बहुत अच्छी कहूंगा। यहाँ के लिए तो सबसे ज्यादा, मतलब धन के मामले में गुरु कमजोर नहीं है, पर आप दूसरों को देने लेने का काम मत करना, ऋण वगैरह से बच के रहिएगा। दूसरे नंबर पे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, यहाँ सूर्य ने चंद्रमा को, चंद्रमा ने सूर्य को, ये विलक्षण और व्यक्ति को अद्भुत कला का मालिक और बिल्कुल ही व्यक्ति को साक्षात्कार कराने वाला बना देता है। मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी, जो कई प्रकार से व्यक्ति को कम्युनिकेटिव और दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला बना देते हैं। आसपास के लोग उसे भले ना जाने, पर वो एक समय तक किसी न किसी वजह से प्रसिद्ध हो जाता है। आपकी कुंडली में ये योग लगा हुआ है। 7वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी बात, दुश्मन और दुश्मनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपके पास ज्ञान और आपके पास गुरुता है। 8वीं दृष्टि यहाँ सामान्यतः छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते रहना, ऐसी स्थितियां बनती है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी। मतलब इस कुंडली में जो डिग्री में शनि बैठे हैं, जिस अवस्था में, जैसे स्थिति में, उसके आधार पर वो हर जगह अच्छे ही परिणाम देते देखे जा रहे हैं।
वस्तुतः जहां वो देखते हैं वो थोड़े कमजोर भी परिणाम करते हैं, पर जहां जहां वो देख रहे हैं वो अच्छी देख रहे हैं। यहाँ मित्र की राशि को देख रहे हैं, यहाँ उच्च की राशि को देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी राशि को देख रहे हैं, तो तीनों ही दृष्टियां उनके पक्ष में जा रही हैं और जातक के पक्ष के लिए अच्छी होंगी। जहां पे कभी पराक्रमी बना दे, कभी बाहर से सपोर्ट करवा दे, कोई किसी अनजाने व्यक्ति से संबंध मिल जाए, लाभ मिल जाए, और कई बार दिशाओं में देकर के आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और अंक मैंने 6 कहा है, पश्चिम दिशा बहुत ज्यादा अच्छी होगी विवाह के लिए। और ऐसे तो आपकी कुंडली में उत्तर दिशा भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। रंग आपके लिए गेरुआ और लाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा। रंग और दिन आपके लिए मंगलवार बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यह स्थिति है आपकी कुंडली में। और आगे बढ़ के बता दूं, चंद्रमा और सूर्य में, सूर्य बहुत ज्यादा बढ़िया है डिग्री के हिसाब से, युवावस्था में 100% वो परिणाम करेंगे। और मंगल जन्म कुंडली में 25%, बुध जन्म कुंडली में 25%, गुरु जन्म कुंडली में आधा यानी कि 50%, शुक्र जन्म कुंडली में 25%, शनि थोड़े कमजोर, राहु और केतु 50-50% के साथ आपके परिणाम करने वाले बन रहे हैं। मतलब राहु की दशा जब आएगी तो जातक की कुंडली में राहु जो है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और यश का मान कमजोर हो सकता है। मेहनत करने के बाद परिणाम कम मिले, ऐसा संभव है। शुक्र और बुध का यहाँ बैठना एक तरीके से बहुत अच्छा और कई तरीके से थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ वो परिणाम देते देखे जा रहे हैं। ये स्थिति बन रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैंने वही जो बात कही थी ना कल, वही तो बात कही है। घी मैं हूं, अग्नि मैं हूं, होता मैं हूं, ब्राह्मण मैं हूं, ब्राह्मणों का मंत्र मैं हूं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद मैं हूं। जीवन में मृत्यु ही, प्राण, प्राण के अंदर अणु, परमाणु, पंच तत्व सब तो मैं ही हूं। और जो मुझ पे ही संदेह करता है वस्तुतः वो तो नरकगामी होता है। नरक में भी उसको ठेलम ठेल करनी पड़ती है। संदेह ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर जो शब्द है तो जरा सोच के देखना कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, तो उनको ये कह के देखना कि अगर जो चीज नहीं दिख रही है तो वो शब्द कैसे बना। जैसे मान लो अगर कोई कहा ईश्वर नहीं है तो शब्द कैसे बना। प्यास लगी, अभी तो पानी है, अगर प्यास है तो पानी है। भूख लगी, अगर भोजन है तो भूख है, भूख है तो भोजन भी है। मतलब जो चीज नहीं होती तो उसके शब्द कैसे बन सकते थे या हैं, या कौन बनाया, किसने। इतने जो नाम लिखे हैं पुराणों में, वेदों में, वो नाम कहां से आ गए, किसके दादा परदादा ने बनाए थे। जो नहीं कहता कि वेद, पुराण, धर्म विशेष और ये ग्रह गुण गण विशेष ये सब अगर नहीं थे तो किसके दादाजी ने बनाए थे। और किसके दादाजी ने बात कही थी कि नहीं बेटा जो है वो इन चीजों पे भरोसा मत करना, अपने काम पे भरोसा करना। तो काम पे भरोसा करना तो कर्म जैसा सिद्धांत जो है वो गधा बनने के लिए कहता है। गधे की तरह काम करते रहो जीवन भर, नहीं। कर्म के साथ भक्ति का सिद्धांत भी उसके साथ साथ चलता है। तो जरा सोच के देखो कि जो अगर ये कोई बात कहे कि ईश्वर नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो मूर्ख प्राणी जरा विचार कर लो कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ये शब्द भी नहीं होते ना। प्यास लगी है और पानी नहीं हो तो क्या होती बात। अगर प्यास है तो पानी है, क्योंकि आप उस पर संदेह कर सकते हो। वो तो आपके लिए हमेशा बाहें फैला करके बैठा हुआ है, मेरा बेटा मुझे। अब अगर आपने अपने पिता को नहीं देखा, 2 मिनट के लिए बताता हूं, अगर आपने अपने पिता को नहीं देखा तो क्या आपके पिता नहीं थे? तो फिर पैदा किसने किया? सोचो और पूछो अपने आप से। आपने कहा ईश्वर जैसी कोई बात नहीं होती। आपने कहा कि मेरे पिता को मैंने नहीं देखा, तो क्या आप स्वतः पैदा हो गए थे? आपके माता के गर्भ को किसने पाला था और किसके बीच उसमें पड़े थे? सवाल उठता है। पिता तो आपने देखे नहीं, पिता को तो आपने देखा नहीं, तो फिर वो आप आए कहां से? इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज है जो निसंदेह हमारे संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा नहीं, इस वजह से नहीं मानोगे, तो सोच के देखो कि हैंडपंप का पानी आपके पीने के लायक ही क्यों है। विचारणीय बात है।
आपने देखा नहीं तो आपने पंप चलाया तो काला पानी निकलता है ना, जो पीने लायक नहीं होता। तो पीने ही लायक क्यों बना है? वही हम खाते हैं तो हमें वही भोजन हमें पच क्यों जाता है, और पत्थर क्यों नहीं निकल जाते आप, पर वो पचता नहीं है। तो ये जो मैकेनिज्म बना है वो किसने बनाया? दांत टूट जाए पर जो नकली दांत लगते हैं वो असली दांत की याद सताते रहते हैं। इस वजह से असली दांत देने वाले को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो मेरी मम्मी के भी डॉक्टर साहब हैं, 50 बार बुला लिए, दांत ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। समझने की बात है। कान पकड़ करके 2 थप्पड़ रोज दिन सुबह में और शाम में ऐसे कहने वाले लोगों को गाल में थप्पड़ लगाना चाहिए खुद से। किसी दूसरे को मारने की आवश्यकता नहीं, खुद से मार दो और इस गलती से बाहर निकल जाओ। क्योंकि ये जो भयंकर देहवादी लोग होते हैं वही इस सिद्धांत पे काम आपसे करवाते हैं कि शिव जी को दूध ना चढ़ाओ, भगवान के मंदिर में माला अर्पित ना करो, और भगवान सूर्य को अर्घ ना दो, और वेदों में विश्वास ना करो, मनुवादियों के चक्कर में ना पड़ो, और स्मृतियों के चक्कर में ना पड़ो। वेद पुराण की बात बिल्कुल झूठी और अमान्य है। ये सारी की सारी बातें आपको गलत और पथभ्रष्ट करने के लिए और अपना सिक्का जमाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। इस पे गौर करने की बात है कि आप कहीं अलग न बह जाओ। और ये मैं आपको इसलिए ही ये बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। वस्तुतः इसीलिए मैंने आपको आरंभ में ये बात चैनल के जितने भी चैनल आपको बताए हैं, ये इसीलिए बताए हैं कि कम से कम इनको समझ करके आप खुद को और अपनी एड़ी और अपने चप्पल को समझ सकते हो कि वस्तुतः आप जा कहां रहे हैं और कहां जाने की आवश्यकता है। जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो तो नहीं बताई जाती हैं कभी भी, पर उनसे ही आपको हटाया जाता है। और पता नहीं कौन कौन सी चीजों को आपको बता दिया जाता है जो बिल्कुल भी आपको कोई मतलब नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर संदेह न करना। बहुत बहुत नमस्कार।